क्या है google.com, क्या है फेसबुक, क्या है इंस्टाग्राम। ये बहुत आई ओपनिंग बात है जो मैं सबको चाहता हूँ कि सब ये बात सुने कि कैसे इंटरनेट आता है। इंडिया में इंटरनेट आईएसपीज के लिए आगे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश एंड आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ हाइब्रिड इंटरनेट। हम पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये हमारा पहला पॉडकास्ट सेशन है स्पेशली आईएसपी इंडस्ट्री के लिए, हाइब्रिड इंटरनेट के लिए। और आज हम बात करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, आईएसपी ग्रोथ के बारे में, पूरा इंटरनेट इंडस्ट्री में क्या हुआ अभी तक के इस हमारे सफ़र में। और हम बहुत बड़े आईएसपीज तो नहीं हैं, बट फिर भी हमारे साथ जो आज बात करेंगे उनका नाम है शैलेंद्र परमार। और मैं उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट मानता हूं क्योंकि हमने साथ में बहुत काम किया जीवन में। और आज हम एक नई दिशा से जानेंगे कि और क्या नई नई चीज़ों पे बात कर सकते हैं इस इंटरनेट आईएसपी इंडस्ट्री में। सो शैलेंद्र भाई, वेलकम बैक टू द कैमरा। नमस्ते, मेरा नाम है शैलेंद्र परमार और मैं अभी हाइब्रिड इंटरनेट में एज ए सीटीओ काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको बताया दुर्गेश जी ने, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इंटरनेट आईएसपीज के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हमने पिछले 10 सालों में देखे हैं और आगे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अभी के लिए जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो शैलेंद्र भाई देखो, हम शुरू करते हैं। चूँकि आप हाइब्रिड इंटरनेट में आने से पहले भी आईएसपी थे और इसलिए मैं आपको मानता हूं कि आप आईएसपी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट तो हैं किसी न किसी तरह से, क्योंकि आपने लास्ट माइल से शुरू किया है, आपने अपने गांव से इंटरनेट शुरू किया था। सो मुझे बस ये बताइए कि आपने कब शुरू किया था इंटरनेट इंडस्ट्री में, अपना पहला कदम कब था? इंटरनेट के बारे में क्यूरियस तो मैं बचपन से ही था। फर्स्ट टाइम जब इंटरनेट का एक्सेस मिला था 2004 के अराउंड, तब डायल अप हुआ करता था बीएसएल का। तो तभी से एक क्यूरियसनेस थी कि यार इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है। और जब पता चला कि अच्छा ऐसा है, इस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब है और ये कुछ चीज़ें जो उस टाइम पे आप जब बिगिनर रहते तब आप वही यूज़ करते हो, उसके अलावा आपको उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं पता रहता है। धीरे धीरे फिर कॉलेज टाइम में आके तब तक इंडिया में भी इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इम्प्रूव होता गया। कुछ बड़े शहरों में बेटर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह अवेलेबल थे। तो वहाँ पे मतलब यूज़ करने के बाद और नई नई एप्लीकेशंस आ गई इंटरनेट के बाहर कि भाई आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो ये कॉलेज टाइम में मैंने यूज़ किया था कि यार आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स आई वांट टू बिकम एन आईएसपी। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे अपने एरिया में जो भी मेरा एरिया है वहाँ पे कैसे मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी को ला सकता हूँ और कैसे बेटर कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छी स्पीड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन 2016 में फर्स्ट हमने आईएसपी स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता था, कि बस ये पता था कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है। पर आपको आपके एरिया में स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट कहाँ से आता है, आप कैसे लेके आएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब हमारे पास चैलेंज थे। और उस टाइम पे हमने जब देखा तो इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन फिर भी अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि ये कितना कैसे बना जाता है, आईएसपी कैसे बनता है, कैसे काम करता है। क्योंकि ये इतना डिफरेंट, इतना नीश फील्ड है कि बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जो इसमें आईएसपी की तरह काम करते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक बात, क्योंकि आपने शुरुआत में इंटरनेट से बोला है, तो ये बहुत आई ओपनिंग बात है जो मैं सबको चाहता हूँ कि सब ये बात सुने कि कैसे इंटरनेट आता है, एक्चुअली इंटरनेट क्या है। ये बहुत आई ओपनिंग बात हो सकती है सबके लिए। शैलेंद्र भाई ने हमको भी बताया था, उस समय बहुत कम जानकारी थी, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आज जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट एक्चुअली क्या है, कहाँ से आता है, क्या है google.com, क्या है फेसबुक, क्या है इंस्टाग्राम, कहाँ है इनके सर्वर्स, कंपनी तो बहुत दूर से हैं, कैसे हम इसको आज एक्सेस कर पाते हैं। और ये शैलेंद्र भाई आप बताइए हमको कि आसान भाषा में समझाने की कोशिश करना जिससे आम आदमी समझ पाए और आईएसपी ज़रूर समझ पाए। आईएसपी आज भी बहुत आईएसपीज हैं जो जानते हैं कि पीयरिंग कुछ होता है, बट व्हाट इज़ पीयरिंग, और ये सब बहुत सारे सवाल हैं। बट पहले आप ये बताइए कि एक्चुअली इंटरनेट क्या है, कैसे हम तक पहुंचता है ये। देखिए, 10 साल पहले तक 2010-2015 के अराउंड जो बुक्स अवेलेबल थी, आईटी से रिलेटेड बुक्स हो गई या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड बुक्स हो गई, उनमें इंटरनेट की कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल डेफिनेशन नहीं थी। उनमें डेफिनेशन थी कि भाई एक होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, एक होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया,
लेन वेन आपस में कनेक्ट होते हैं, पर इससे आप कहीं भी ये पता नहीं लगा सकते कि भाई इंटरनेट क्या है एक्चुअल में। तो आप शॉर्ट समरी में समझना हो तो इंटरनेट जस्ट इंटरकनेक्शन ऑफ नेट। ओके, मतलब बहुत सारे लोग अपना नेटवर्क आपस में जोड़ रहे हैं, वो बहुत सारे इंटरनेट। नेटवर्क्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है और ये इंटरनेट है। ये सबसे लेमन डेफिनेशन है कि इंटरनेट को आपको समझना हो तो कि एक छोटा एरिया यहाँ पे एक नेटवर्क है, एक डिफरेंट सिटी में एक नेटवर्क है, एक डिफरेंट कंट्री में एक नेटवर्क है, और सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है डिफरेंट मीडियम्स है, जो कि करंट सिनेरियो में जो फाइबर मीडियम्स हैं, सबमरीन केबल्स हैं। तो आप बेसिकली सबमरीन केबल को थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे सबमरीन केबल्स कंट्रीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, हम इस पे आते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट मींस इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। हाँ, सो नेटवर्क्स कौन से नेटवर्क्स? जो कंप्यूटर जो नेटवर्क हम हो गए, कंप्यूटर पे चलाते हैं, हाँ, यूज कंप्यूटर करते हैं, नेटवर्क कोई हो गए, वेबसाइट हुई, हाँ कुछ वीडियो हुआ, हाँ, कोई भी एक प्लेटफॉर्म जो कंप्यूटर पे दिख रहा है। हाँ, तो सर्वर नेटवर्क्स हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए। कोई एक सर्वर इज जस्ट ए think of like that, server is also a system, but it can use to serve content to multiple users. Right. Server is also a computer, but it's just like a differently built. मतलब वो इन्फॉर्मेशन आप उसको आगे के लिए शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में डालने के बाद, लाइक वेबसाइट, लाइक फोटो जो हम शेयर करते हैं आज। सो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेटवर्क हैं, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क हैं। कुछ नेटवर्क्स हैं जो जैसे डेटा सेंटर हो गया, तो डेटा सेंटर मींस वहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स इंस्टॉल्ड हैं, उन सर्वर्स में बहुत सारा कंटेंट है, आपके वीडियोस हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं जी, आपके बैंक का डाटा हो गया, आपका शेयर मार्केट डाटा हो गया, सब वहाँ पे स्टोर्ड है। तो वो सर्वर्स होते हैं फिर जो कि डेटा सेंटर्स में होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। हाँ। अब डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए अभी के लिए जो लेटेस्ट मीडियम है फाइबर मीडियम है, जो पिछली मतलब 25 ईयर से यूज हो रहा है, जो फास्टेस्ट फाइबर ऑप्टिक्स जो फास्टेस्ट, जो हम जनरली सड़कों पे देखते हैं। हाँ, ये भी वही फाइबर है, सेम मीडियम है, जस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ केबल टाइप्स यू कैन से। सो देयर आर सबमरीन केबल्स व्हिच कैन कनेक्ट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज, this data center between different cities and different countries, just like let's say गूगल है, गूगल यूएस की कंपनी है, उनके यूएसए में बड़े डेटा सेंटर्स हैं, और हम इंडिया में गूगल एक्सेस कर रहे हैं। तो इंडिया ने गूगल में भी गूगल ने इंडिया में भी डेटा सेंटर्स बनाए हैं। जी जी। पर इन डेटा सेंटर्स को कनेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए यूज होती है सबमरीन केबल्स। ठीक है। तो सबमरीन केबल जस्ट लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, बट बेटरली बिल्ड एंड फॉर सो दे कैन सस्टेन द लॉन्ग डिस्टेंस एंड दे कैन दिस केबल्स आर लेड ऑन जस्ट ऑन द ओशन फ्लोर। So that is also fascinating thing, like many people don't know about this कि सबमरीन केबल्स कैसे काम करती हैं। तो सबमरीन केबल्स हम रोड्स पे फाइबर देखते हैं, अंडरग्राउंड फाइबर देखते हैं। सबमरीन केबल्स भी जस्ट लाइक दिस फाइबर्स, बट दे आर जस्ट उन केबलों को ओशन के फ्लोर पे जस्ट ले किया हुआ है, दैट्स इट, नो बरीइंग, नथिंग। और दिस केबल्स कैन रन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, लाइक 5000 10,000 किलोमीटर्स, जस्ट लाइक दैट। तो इंडिया में जो इंटरनेट आता है, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे गेटवेज होंगे जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स दूसरे किसी देश से आया है। तो इंडिया में सबसे पहली बार कहाँ पे ये इंटरनेट एक्सचेंज या फिर ये गेटवे था? देखिए, मुझे ईयर तो परफेक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट 90s में आया था, और सबसे फर्स्ट केबल जो कनेक्टेड थी इंडिया मुंबई में फर्स्ट टाइम केबल लैंडिंग स्टेशन था, और वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड जगह पे इंटरनेट अवेलेबल था, बहुत ही स्लो स्पीड में, कुछ kbps की स्पीड्स में। राइट। फिर ये तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात हो गई। लोकल कनेक्टिविटी के लिए सेम टाइम पे गवर्नमेंट ने इंडिया में भी इंफ्रा स्टार्ट किया, फाइबर केबल ले करना, और फिर BSNL आया, BSNL ने पूरे इंडिया में फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क ले किए। फिर साथ ही साथ उसी केबल का यूज़ उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी किया, टेलीफोन्स के लिए लोकल एक्सचेंज बनाए, और काफ़ी सारा उसके धीरे धीरे फिर ये इसमें प्राइवेटाइजेशन भी आया, तो कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स भी आए, उन्होंने भी केबल लेइंग स्टार्ट करी, और इस तरह से कनेक्टिविटी डेटा सेंटर्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में पॉसिबल हुई। तो आसान भाषा में ऐसे समझें कि बहुत सारे नेटवर्क्स का जाल जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो इंटरनेट है, राइट। अपने देश में जितना नेटवर्क है वो तो आपस में जुड़ा हो सकता है, बट बाहर के देश सबमरीन केबल के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपना भारत शायद सिंगापुर से जुड़ता है पहले बाहर के लिए थी, या हमारा कोई ट्रैफिक है जो बाहर से कनेक्ट हो रहा है, तो बॉम्बे कहाँ से कनेक्ट? इंडिया में सबमरीन केबल्स मल्टीपल लैंडिंग पॉइंट्स हैं, और मल्टीपल लैंडिंग पॉइंट्स मल्टीपल केबल्स के लिए हैं, जैसे कि सिंगापुर से भी कनेक्टेड है, यूरोप से भी कनेक्टेड है, एम्स्टर्डम से भी कनेक्टेड है, ओके, तो अफ्रीका से भी कनेक्टेड है। जी। तो डिफरेंट केबल्स है। कुछ सालों पहले तक बहुत सिलेक्टेड केबल्स थी, कुछ साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले तक। अभी तो जैसा जाल लैंड नेटवर्क में फाइबर्स का, सेम जाल सबमरीन केबल्स, क्योंकि ग्रोइंग डाटा डिमांड और हाई स्पीड नेटवर्क, लो लेटेंसी नेटवर्क,
ये सब के लिए मोर और मोर केबल्स चाहिए जी, हमें। जी। और ऑप्टिकल फाइबर में एक लिमिट है कि आप कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं पर केबल पे, तो इसलिए अभी तो बहुत सारी केबल्स के कुछ प्रोजेक्ट्स और अंडरग्राउंड भी हैं, जी, क्योंकि जी। जिस हिसाब से डेटा यूजेस बढ़ रहा है कंटेंट कंजप्शन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के जी। लिए, इनके लिए तो बहुत हाई स्पीड डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ती 100%। जा रही है, तो नई नई केबलें तो भी डेटा प्लांट ट्रांसफर होती के लिए भी आपको फिर अच्छे भारी मीडियम्स भारी चाहिए जो मीडियम चाहिए। टेराबाइट्स में डेटा ट्रांसमिट कर सकें। सो कितना अमेजिंग है ये बात जानना कि हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें से बहुत सारा इंटरनेट एक सबमरीन केबल से आ रहा है। यदि आप लोग इसके बारे में क्यूरियस हैं तो गूगल पे एक बार टाइप जरूर कीजिएगा सबमरीन फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और एक बड़ा सा मैप आपको दिखेगा जिसमें पूरी दुनिया एक केबल के थ्रू जुड़ी हुई है। आज वो केबल कभी कट जाती है तो आपका बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा इंटरनेट है जो बंद हो जाएगा। हालांकि अभी जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है वो उसका जो रेशो है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम जितना भी यूज़ करते हैं डेटा वो हमारे आसपास के डेटा सेंटर से आ जाता है। शैलेंद्र भाई और क्लियरली बताएंगे, बट एटलीस्ट आई थिंक 8 से 10% इंटरनेट है जो अब बाहर से कहीं से आता है, और देखिए, बाकी कंटेंट जो हम यूज़ करते हैं वो आई थिंक लाइक हाँ, जस्ट देखिए, सोशल मीडिया और जब डाटा streaming। डिमांड ग्रो होना स्टार्ट हुई तो कंपनीज ने किया कि सारा डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है, सेंस तो नहीं बनता। उन्होंने लोकल कंट्री वाइज डेटा सेंटर बनाने स्टार्ट किए, कंट्री वाइज उनके खुद के डेटा सेंटर सर्वर्स इंस्टॉल करना स्टार्ट किए, ताकि जो रिपीटेड कंटेंट है, जो कंटेंट जिस कंट्री में पॉपुलर है वो वहीं से स्टोर हो सके, ताकि हर बार के लिए ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी फ्री हो। राइट। सो आज की कंडीशन में मतलब रिटेल इंटरनेट में, होम यूजर्स में, और जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो 24 घंटे में इंटरनेट यूज करता है उसका 5 to 10% ओनली ट्रैफिक है जो कि ग्लोबल नेटवर्क से आता है, बाकी सारा मोस्टली सेम कंट्री के अंदर ही सर्व होता है। चलिए, तो अब आते हैं अपन एग्जैक्टली आईएसपी इंडस्ट्री पे, क्योंकि ऑलरेडी बात चली रही है कि इंटरनेशनल ट्रैफिक तो 8 से 10% ही है। तो एक मिथ जो मैंने बहुत आईएसपी के साथ देखा है, ऑब्वियसली आपने भी देखा ही होगा, कि सब लोग इंटरनेट को अलग अलग नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल एक लास्ट माइल आईएसपी जो आज उसके शहर में, उसके गांव में इंटरनेट बेच रहा है, वो कहीं और से इंटरनेट खरीदता है, और वो जब इंटरनेट खरीदता है तो वो उसको मिक्स बैंड बोलता है, कभी वो उसको डाया बोलता है, कभी वो उसको लीज लाइन बोलता है, और ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं चाहता हूँ आप इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करो कि मिक्स बैंडविड्थ क्या होता है, ILL क्या होता है, और जो भी इन लोग बोलते हैं डायर, वो सब। देखिए, जब हमने बात करी कि इंटरनेट सबमरीन केबल से कैरी होता है, तब हमने बात करी कि लोकल डेटा सेंटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इंटरनेट, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इंटरनेट जस्ट इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। जी। सो लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीरिंग क्या है। फिर पीरिंग इज ऑल्सो द सेम थिंग। जब दो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, इट कैन बी प्राइवेट पीरिंग, इट कैन बी पब्लिक पीरिंग, दैट इज ऑल्सो पीरिंग। राइट। सो एक्चुअल में तो सारा ट्रैफिक जो है वो पीरिंग ही है। There is no such thing. This is logic, like. Yeah, this is logic. There is no such thing as a internet access, okay, or direct internet access or lease line. Everything is connected to each other somehow. So everything is peering only. हाँ, लॉजिकली तो वो पेयरिंग ही Peering हुआ। है। मिक्स बैंड पे जब बोल रहे हैं तब भी मुझे लगता है वो तो लॉजिक है उसका। वो तो लॉजिक है। एक्चुअल में एवरीथिंग इज मिक्स्ड मेथड है उसकी। हाँ, जब हम बात करते हैं मिक्स बैंडविड्थ की, तो सारी बैंडविड्थ ऑलरेडी मिक्स्ड ही है। लाइक देयर आर नो सेपरेट बैंडविड्थ्स। एवरी नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ईच अदर नेटवर्क। आप नेटवर्क ए हैं, आपको नेटवर्क सी तक रीच करना है, तो आप कहीं ना कहीं से रीच करेंगे, तो वो कनेक्टेड है ही। तो मिक्स बैंडविड्थ का कोई कंसेप्ट नहीं है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड ओनली। पर एक चीज़ हो सकती है कि कुछ आईएसपीज क्या करते हैं कि जब हमने बात करें कि कुछ इंटरनेशनल कंटेंट है जो बहुत कम परसेंटेज का ट्रैफिक है और लोकल कंटेंट मोस्टली है, तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि डिफरेंट सब्सक्रिप्शन मिलता है कि इंटरनेशनल कैपेसिटी के लिए डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है, लोकल कैपेसिटी के लिए डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है। ओके। तो इसका रेशियो कहीं कहीं पे चेंज हो सकता है। तो उसमें ग्लोबल इंटरनेट स्पीड आपको कम मिलेगी, लेकिन लोकल स्पीड आपको प्रॉपर मिलेगी। और जब कभी सबमरीन केबल कट्स भी होते हैं तो ये हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस में कि कुछ यूरोप से कुछ केबल कट है तो यूरोप से इंडिया का जो ट्रैफिक है वो स्लाइटली अफेक्ट होगा, या फिर वो दूसरे पास से सिंगापुर से होकर यूएस होकर घूम के आएगा तो लेटेंसी बढ़ जाएगी। इस तरह की चीज़ें बढ़ जाएगी। एक चीज़ और है शैलेंद्र भाई कि चूँकि हम ऑलरेडी ये इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट अपने को 8 से 10 साल होने वाले होंगे। हाँ, ऑलमोस्ट 11 साल होने वाले होंगे आपको और मुझे। हाँ, हमें 11 साल। हाइब्रिड इंटरनेट लाइक क्लास ए करने के बाद हमको अबाउट मतलब लाइसेंस आईएसपी का हमको अभी आई थिंक 5 साल हो गए। 2020 में 21 में लाइसेंस लिया था। सो अभी तक इतने आईएसपीज के एक्सपीरियंस के बाद
एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ वो ये है कि लोगों का ट्रस्ट टेल्को के आईएलएल पे ज़्यादा होता है और उनके बहुत सारे उसमें अभी तक इतने आईएसपीज़ के एक्सपीरियंस के बाद एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ वो ये है कि लोगों का ट्रस्ट टेल्को के आईएलएल पे ज़्यादा होता है और उनके बहुत सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं कि जब भी मैं टेल्को की आईएलएल लेता हूँ तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, उसकी जो वेबसाइट खुलने बंद होने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके साथ नहीं होती हैं, उनकी राउटिंग बेहतर होती है। क्या ये बात सही है? आप इसको किस तरह से समझाना चाहेंगे आईएसपीज़ को? क्योंकि जब आप बोल रहे हैं कि सारे नेटवर्क तो पीयर हैं ऑलरेडी, तो जहाँ से गूगल टाटा को जा रहा है, वहाँ से गूगल एयरटेल को जा रहा है, वहीं से यदि हाइब्रिड इंटरनेट को भी आ रहा है तो फिर इसमें क्वालिटी में तो फ़र्क नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोगों को क्वालिटी में प्रॉब्लम पता चलती है। तो इसके पीछे कोई टेक्निकल कारण है या किस तरह से ये काम करता है? देखिए, इसके पीछे कोई लॉजिकल तो कोई रीज़न नहीं है। जब सारे नेटवर्क इंटरकनेक्टेड है तो एवरीवन कैन रीच गूगल डायरेक्टली और सर्विस भी सभी एक्सेस कर सकते हैं अनटिल इट्स ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट और समथिंग एल्स। जी, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती है। मतलब हम जब बात कर रहे थे कि इंटरनेट सर्विस आप तक कैसे पहुंचती है, तो उसमें हम एक और बात मैं बात करना भूल गया। जैसे कि डेटा सेंटर्स में कनेक्टिविटी है, हाँ, सब केबल लैंडिंग स्टेशन पर कनेक्टिविटी है। उसके बाद वहाँ से आप तक इंटरनेट कैसे पहुँचा, तो ये काम करती हैं जो टेलकोज हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया में एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल है, वोडाफोन आइडिया है। इन कंपनीज ने अपने लोकल फाइबर नेटवर्क बिछाए हुए हैं जो कि डिफरेंट टाउन्स और बड़े एरियाज में कवर है। वो सारी कंपनियां जिनके पास अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर है या फाइबर नेटवर्क है पूरे इंडिया में, हाँ। वो कंपनियां। तो जब लास्ट माइल आईएसपी, एक छोटा आईएसपी इंटरनेट परचेस करता है तो वो इन्हीं टेलको पे डिपेंडेंट है ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। प्लस इन टेलको के साथ कनेक्ट होने के बाद वो डेटा सेंटर से भी कनेक्ट हो सकता है, जहाँ पे कुछ गूगल जैसे प्रोवाइडर हो गए या फेसबुक जैसे प्रोवाइडर हो गए या फिर अमेजोन हो गया, क्लाउडफेयर हो गया, जिनसे भी वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है। तो जब आईएसपी लास्ट में आईएसपी बोलता है कि भाई टेलको की आईएलएल में और आपकी आईएलएल में मतलब कुछ परफॉर्मेंस में डिफरेंस या वो, तो ये लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे नेटवर्क्स सेम ही जगह से आ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज सेम ओनली। बट ये हो सकता है कि भाई आपका जो अपस्ट्रीम प्रोवाइडर हो उसके पास कैपेसिटी में कोई प्लानिंग में कुछ इशू हो, कंजेक्शन हो, जो कि टेलको के साथ बहुत कम है क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा वास्ट है। राइट। जैसे जियो आज की कंडीशन में 55 करोड़ सब कस्टमर को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। एक छोटा एसपी 5,05,550 भी। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा क्वालिटी वाइज या इंटरनेट की इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस Everything is नहीं, बट फिर भी लोग तो समझते हैं कुछ। बट इसमें कोई कुछ भी इस तरह की कोई टेक्निकल रीज़न हो सकता है? फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट हाइब्रिड इंटरनेट के नेटवर्क से जो रीच हो रही है वो उसका पाथ अलग है, बिल्कुल, और टेलको से थोड़ा फास्टर हो रहा है। देखिए, अभी जैसे हम बात करते हैं सब केबल लैंडिंग स्टेशन की, तो ग्लोबल लैंडिंग स्टेशन इंडिया में 3-4 जगह पे है। मोस्टली जो कैपेसिटी चेन्नई और मुंबई से आती है। अब मान लीजिए हम आज इंदौर में बैठे हैं, हाँ, और हम इंदौर में कुछ वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं जो कि यूएसए से इंदौर आ रही है, ठीक है। यदि हम एयरटेल के नेटवर्क से एक्सेस करते हैं तो मान लीजिए कि एयरटेल का नेटवर्क इंटरनली इंदौर से मुंबई और मुंबई से यूएसए जो उनका सबमरीन केबल है उसके थ्रू जा रहा है, या फिर मुंबई से यूरोप वाया यूएसए जा रहा है, ठीक है। एक दूसरा प्राइवेट आईएसपी है जो मुंबई से कनेक्टेड नहीं है, जो चेन्नई से कनेक्टेड है। ओके। तो पहले इंदौर से चेन्नई जाएगा और चेन्नई से फिर सेम केबल लैंडिंग स्टेशन केबल के थ्रू वो यूएसए जाएगा। ओके। सो यू नो द डिफरेंस कि यहाँ पे लेटेंसी थोड़ी सी हाई होगी क्योंकि द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू द क्लोजेस्ट डेटा सेंटर, वो थोड़ा लंबा पाथ पे जा रहा है। तो ये डिफरेंसेस कुछ हो सकते हैं राउटिंग से रिलेटेड, लेटेंसी से रिलेटेड। तो आप बताइए कि हम हाइब्रिड इंटरनेट में ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। जैसे आपने एक शब्द मुझे कहा था बीजीपी कम्युनिटीज़ बताइए, मतलब इसका कोई रोल है क्या इंटरनेट की क्वालिटी में? इंडिया में जो डेटा सेंटर्स हैं, मेजरली डेटा सेंटर हैं जो जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि कंटेंट हब हो गए, जहाँ पे स्टोरेज होता है, और मोस्टली जो भी टेक कंपनीज हैं सारी सीडीएन कंपनी से जो है वो है मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में। ये मेजर हब्स हैं जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है इन कंपनियों का, गूगल का, फेसबुक का, अमेजोन का। हाँ, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेटा स्टोर्ड है, लाइक 90% डेटा स्टोर्ड है, बाकी तो इंटरनेशनल ट्रैफिक से आ रहा है। हाँ। तो जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हम जियोग्राफिकली किस एरिया में, इंडिया में किस पार्ट में लोकेटेड है, हाँ, हमारे नियरेस्ट कौन सा डेटा सेंटर है, किस कंटेंट के लिए हमारे पास नियरेस्ट क्या है, राइट, ये बहुत मायने रखता है। यदि हम इंदौर में है तो मुंबई हमारे पास में है, दिल्ली भी हमारे पास में है जी। कुछ कंटेंट ऐसा है जो दिल्ली में नहीं है, वो सिर्फ मुंबई में है। तो मल्टीपल जगह पे आप कनेक्टेड हैं, तो आप ताकि आपके कस्टमर्स को
जो कंटेंट जहाँ से पास है, बेटर लेटेंसी के साथ, बेटर अवेलेबिलिटी के साथ, वहाँ से वो रीच कर वहाँ से रीच कर सके। ये तो आपको अच्छे से बताना ही पड़ेगा जनता को भी और हम सबको भी कि लोग MBPS में और MBPS में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देयर इज़ MBPS जिसमें M बड़ा है, BPS छोटा है, और देयर इज़ M और B बड़ा एंड बाकी PS छोटा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बैंडविड्थ रेशो क्या होता है, और वो यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि शायद उनका जो कैलकुलेशन है वो MBPS में होता है और वो सोचते हैं कि ये बड़े B में होना चाहिए। देखिए ये, हाँ मतलब ये छोटे ISPs के लिए और कहीं कहीं पे बड़े ISPs के लिए भी बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है, और ये होता है। और ये एक्चुअल में ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि वो टेक बैकग्राउंड से नहीं है। यदि क्योंकि हर ISP IT से या CS से पढ़ा हुआ नहीं है ना। Right. मोस्टली ISP जैसे हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने बेसिक एजुकेशन करी है या बेसिक कंप्यूटर उनको आता था, उनको लगा कि यार एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो केबल ऑपरेटर्स से ISP में आए हैं एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव ऐसे, तो उनके लिए ये टर्म्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि उनका टेक बैकग्राउंड नहीं है। है ना। टेक बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत आसान है, मेगा बिट्स पर सेकंड, मेगा बाइट्स पर सेकंड। ठीक है ना। बिट्स और बाइट्स का रिलेशन हर व्यक्ति ने पढ़ा है 10th 12th में। ठीक है। एक 8 बिट्स 1 बाइट। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस एक ये है कि बिट्स पर सेकंड यूज होता है मोस्टली डेटा ट्रांसफर की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। बिट्स पर ओके, जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं वो बिट्स में होता है। मतलब यदि A पॉइंट से B पॉइंट पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए मोस्टली बिट्स पर सेकंड यूज होता है। ठीक है। और बाइट्स पर सेकंड यूज होता है, या बाइट्स जो टर्म है वो यूज होती है मोस्टली स्टोरेज के लिए, जो बड़ा भी है। जो बड़ा भी है। जैसे Okay. आपने बोला कि आपका फोन है 1 MB 2 MB 1 GB 2 GB, तो ये बाइट्स है। ये बाइट्स है। 1 मेरा GB जैसे मतलब फोन 1 gigabyte 256 GB का है तो दिस इज बाइट्स। हाँ, तो मोस्टली जब हमने किया कि बात करी कि इंटरनेट पे जितने भी ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर्स होते हैं वो सब होते हैं बिट्स पर सेकंड में। बिट्स पर तो सेकंड। हम जब इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, स्पीड टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, दो नेटवर्क डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रही है, 100G के पोर्ट पे हो रही है, 10G के पोर्ट पे हो रही है, तो यहाँ हम बात करेंगे GBPS, गीगा बिट्स पर सेकंड। 10 गीगा बिट्स पर सेकंड, 1 गीगा बिट्स पर सेकंड, 100 मेगा बिट्स पर सेकंड। टेलीकॉम कम्युनिकेशन जितना भी हो रहा है हाँ, सब बिट्स में हो रहा है। हाँ, MBPS कुछ भी हो, नेटवर्क इंटरफेस हो आपस में, आपका स्पीड टेस्ट हो, आपका डाउनलोड हो, आपका अपलोड हो, ये सब बिट्स पर सेकंड। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा है जब भी लोग कुछ डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम पे, वहाँ पे जो बिट्स जो दिखाता है वो बाइट्स में दिखाता है, वो स्टोरेज के हाँ, अकॉर्डिंग दिखा रहा है। और लोगों ने वो फार्मूला बना लिया है कि मेरा 100 MBPS का प्लान है तो मुझे यहाँ 10 MBPS वैसे दिखाएगा। हाँ। तो क्योंकि वो डेटा में डाउनलोड हो रहा है इसलिए वो बड़े भी में दिखाता है, तो ये उसका एग्जांपल हो सकता है। अमेजिंग यार, ये बहुत बहुत मुश्किल है सबके लिए समझना, बट फिर भी बाकी लोगों के इफेक्ट से हो रहे हैं। तो मैंने जब इंटरनेट शुरू किया था और उस समय सेम वही स्थिति थी जो आपकी थी, और जो आई थिंक बहुत सारे लोगों की थी कि हमको कुछ पता नहीं था कि ये कैसे होगा। कोई हमारे पास गाइडेंस नहीं थे, कोई टूल नहीं था, कोई बुक नहीं थी, और ना ही ऐसी कोई पढ़ाई है जिसमें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन सकें। तो मैं डिपेंडेंट था लोगों के सजेशन पे कि हाँ चलो वो क्या बोल रहे हैं। तो जब मैंने इंटरनेट शुरू किया तो मुझे एक वेंडर है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम ये सामान यूज़ करो, इससे ये कर सकते हो, इससे ये कर सकते हो, और लाइक सबके अपने अपने इनपुट थे, सबके लिए पैसा डाला, कुछ चीज़ें ख़राब हुई क्योंकि ये सब सीखने वाली स्थिति थी। तो हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए जिसमें हमने माइक्रोटेक यूज़ किया, यूबिक्विटी यूज़ किया, बीच में कैम्बियम भी यूज़ किया। राउटिंग के लिए तो ऑब्वियसली माइक्रोटेक ही एक सस्ता ऑप्शन था उस समय, बट एक ISP को यदि उसके नेटवर्क में एक छोटा ISP जो 100 कस्टमर से 500 कस्टमर तक का ISP अपने नेटवर्क में क्या बेहतर इक्विपमेंट डाले, किसकी सलाह से डाले जिसमें उसका बार बार कैपेक्स बढ़ने की समस्या नहीं है। आजकल हम देखते हैं ISPs को मेजरली वो इंफ्रा से बहुत परेशान रहते हैं, और छोटी छोटी कंपनियां बहुत हैं मार्केट में जिनका सामान आता है ONUs ख़राब होते हैं, और उनका मेजर जो रोलिंग का पैसा है वो इंफ्रा में चला जाता है। उसका कारण बहुत हद तक जो मुझे लगता है कि हार्डवेयर सिलेक्शन तो बहुत है। डे 1 पे आप क्या हार्डवेयर सिलेक्शन कर रहे हैं, लोग अभी तक वेंडर के हिसाब से करते हैं, बट एज अ ISP इंडस्ट्री आप बताइए, आप एक्सपर्ट हैं। आई मीन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ISP के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं है, आप कैसे बने उसके लिए, और ये सेम सिनेरियो आज भी है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि 15 साल पहले बहुत कम ISPs थे जिनसे आप पूछ के आप खुद सीख सकते थे, आज नंबर ऑफ ISPs ज़्यादा है। हाँ। इसके अलावा आज भी कोई भी स्टार्ट करने के पहले
ISP सब रैंडम सोर्सेज से सर्च करेगा इन्फॉर्मेशन, कुछ यहाँ से पिक किया, कुछ यहाँ से पिक किया, कुछ वेंडर से हाँ। पिक किया, और उससे फिर वो फाइनल करेगा, एक्सपेरिमेंट करता हाँ, रहेगा एक्सपेरिमेंट कुछ ना करता कुछ। रहेगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसमें एटलीस्ट एक बेसिक कंसल्टिंग तो होना ही चाहिए कि भाई आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हो, तो आप एक राइट सेट्स ऑफ टूल्स यूज करके, राइट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आप मिनिमम एक्सपेरिमेंट के साथ में प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर सकें, हाँ, एस्टेब्लिश मतलब कर सकें आपका सेटअप, जी जी, कि क्या हार्डवेयर यूज करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा, किस हार्डवेयर से क्या डिफरेंस है। आज क्या होता है कि ISP पहले हार्डवेयर खरीदता है और बाद में उसके चैलेंजेस पता करता है कि अच्छा इसमें तो ये ड्रॉबैक, ये इसमें होगा नहीं, ये इसमें इसकी ये लिमिट है, जबकि ये चीज़ होना चाहिए इंस्टॉलेशन के पहले या डिप्लॉयमेंट या प्लानिंग के पहले कि जो डिप्लॉय कर रहे हैं वो कितना सफिशिएंट है, क्या ट्रैफिक ले सकता है, कहाँ चैलेंज आ सकते हैं, ये सब पहले पता होना चाहिए, राइट। है ना। तो ये एक चीज़ इसमें एक चैलेंज है। तो फॉर एग्जांपल एक ISP जिसके अभी किसी शहर में, गांव में 200 कस्टमर हैं फ़िलहाल की स्थिति में, अब वो 200 से 500 करने जा रहा है तो उसको अपना पूरा हार्डवेयर रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो आप एक ऐसे ISP को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिसके 500 कस्टमर है, उसको कोर राउटर में क्या लगाना चाहिए, उसका टोपोलॉजी कैसी होनी चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग मतलब फॉर एग्जांपल कपलर की बात करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में लोग कपलर यूज़ करते हैं और लोग स्प्लिटर यूज़ करते हैं, बट क्या बेटर टेक्नोलॉजी है? देखिए जैसे कि अपग्रेडेशन की हम बात कर रहे हैं ISPs के लिए, तो सबसे पहले तो वो यदि फाइबर पे है, FTTH पे है, तो भाई उसे एटलीस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए कि भाई लेटेस्ट क्या है और नेक्स्ट जनरेशन लेटेस्ट क्या है। राइट। यदि करंट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ही शुड गो विथ नेक्स्ट जनरेशन। जैसे आज की कंडीशन में यदि आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, EPON इज ऑलरेडी आउट, एंड ऑफ लाइफ, GPON इज करंटली ऑनगोइंग और XGS PON इज द नेक्स्ट जनरेशन। तो यदि तीनों में क्या फ़र्क है, बैंडविड्थ और वो बताइए मुझे। सो EPON, GPON और XGS PON ये सब FTTH के लिए लास्ट माइल टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि FTTH मींस फाइबर टू द होम, और इसके मल्टीपल सिनोनिम्स है, FTTB भी बोल सकते हो, फाइबर टू द बिल्डिंग, फाइबर टू द हाउस जी, है ना। सो ये लास्ट माइल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो LCOs या ISPs यूज़ करते हैं इंटरनेट की डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाने के लिए, है ना। ये हम बात कर रहे हैं फाइबर मीडियम के लिए। फिर वायरलेस मीडियम भी होता है जिसमें फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस हो गया, LTE पे फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस हो गया, जी जी, जो डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू होता है, रिसीवर्स के थ्रू होता है। GPON, EPON और XGS PON की बात करें हम, तो EPON क्वाइट ओल्ड टेक्नोलॉजी है, हालांकि इंडिया में कुछ पिछले 7-8 सालों से ही कैचअप हुआ है। उससे पहले इंडिया में FTTH का इतना ज़्यादा वो नहीं बड़ा नेटवर्क नहीं था लोगों का। तो EPON और GPON, XGS PON में बेसिकली डिफरेंस जो है वो कैपेसिटी का डिफरेंस है। ठीक है, लाइक कैपेसिटी का डिफरेंस कि आप कितना ट्रैफिक कैरी कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोग। तो तो EPON में आई थिंक मुझे लगता है एक पोर्ट पे, यही OLT में 4 पोर्ट हैं, तो एक पोर्ट पे आप 64 कनेक्शन दे सकते हैं, 64 कनेक्शन दे सकते हैं और 1.25 Gbps तक का टोटल कैपेसिटी सर्व कर सकते ठीक हैं, है ना। अब मैक्सिमम या तो आप इंडिविजुअल एक सिंगल यूजर को तो या 64 में डिवाइड करो, तो ये काफी कम था। फिर GPON आया, GPON में आप ये है कि आप 2.5 Gbps तक भी आप टोटल कैपेसिटी सिंगल पोर्ट पे, है ना। ये हम बात कर रहे हैं कस्टमर फेसिंग पोर्ट्स की। अपलिंक में आप 10G पोर्ट्स भी हो सकते हैं, 10G पोर्ट्स तो ले ही सकते हैं। सेम फिर अब लेटेस्ट जनरेशन उसमें है XGS PON है जो 4-5 साल पुराना है खाली, और XGS PON को भी 4-5 साल हो गया ऑलरेडी। XGS PON या NG PON कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन PON। तो इसमें आप 10 Gbps ईच सब्सक्राइबर तक आप सब्सक्राइबर तक, और उसका बैकएंड कैपेसिटी कितना होता है फिर? बैकएंड कैपेसिटी मल्टीपल इनटू 10 है, मल्टीपल इनटू 20G 30G आप कितना भी कर सकते हैं। अब तो 100GB हो सकता है, 100GB हो सकता है, डिपेंड्स ऑन की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके साथ। ओके, सो अभी आप बताइए कि जो मैंने आपको सवाल किया था, एक ISP जो 200-500 कस्टमर वाला है, उसके लिए बेस्ट हार्डवेयर आप क्या सजेस्ट करते हैं, और उसको ऐसा हार्डवेयर जो 1000 कस्टमर तक सर्व कर सकें। आप माइक्रोटिक पे, मतलब हम लोगों ने बहुत माइक्रोटिक यूज़ किया, बट माइक्रोटिक में लिमिटेशंस आ जाती हैं कुछ सर्टेन Gbps के बाद। तो जो ISP ग्रो कर रहा है और आगे आने वाले समय में और भी नेटवर्क में कस्टमर्स लेके आएगा, तो आपका कोई रिकमेंडेशन होता है इसके लिए? ये डिपेंड करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी वो क्या है, ट्रिपल हुई है, IP हुई है, या फिर उसके बाद IPv4 ओनली है या ड्यूल स्टैक है, IPv4। हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट माइक्रोटिक एक लिमिट तक ही आपको आपके कस्टमर से हैंडल कर सकता है। उसके बाद आपको अच्छे हार्डवेयर की ज़रूरत है जो लाइक BNG, जैसे ब्रॉडबैंड नेटवर्क गेटवे जी। मोस्टली ISPs जो स्मॉल ISPs या मीडियम ISPs है वो माइक्रोटिक को ही एज ए BNG यूज़ करते हैं जी। बट वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो ठीक है, लेकिन एक स्केल के बाद वो इट्स नॉट सफिशिएंट है ना स्केलिंग करने के लिए, और फिर आपको मल्टीपल राउटर्स खरीदना पड़ेंगे,
जी। उससे बेटर है कि आप थोड़ा अच्छे हार्डवेयर में इन्वेस्ट करें। आप BNGs जो होते हैं, कुछ जूनिपर है, सिस्को है, हुआई है, जो BNGs जी। बनाती है, जो सिंगल सिंगल 1U डिवाइस आपकी एटलीस्ट 10,000 to 50,000 यूजर्स तक हैंडल जी। कर सकती है। फिर कुछ ओपन सोर्स BNG भी हैं जो लिनक्स बेस्ड है, जो हाँ। सिंगल सर्वर से आप जी। 5,000 10,000 यूजर्स इजीली हैंडल कर सकते और जनरली मार्केट में मुझे लगता है कि लोग माइक्रोटिक पे डिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, अवेलेबिलिटी है, और दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। यदि सोल्यूशन है तो फिर जूनिपर है या फिर सिस्को है, जहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 से 20 लाख रुपए का बजट एटलीस्ट रखना हैं। होगा हाँ, ये राउटर के डिफरेंस लिए। एक है कि बीच में मिडिल सेगमेंट में कोई भी कुछ हाँ, हार्डवेयर वेंडर नहीं है। जी। कुछ हैं जो ओपन सोर्स BNGs हैं, हम्म, या फिर क्लोज सोर्स में जो लाइनक्स बेस्ड BNG, वो मिडिल में है, लेकिन वो भी थोड़ा स्लाइटली हायर साइड पे है। जी। और फिर उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अडोप्टेड नहीं है, इसलिए। जी। वो अच्छे हैं या नहीं है, ये एक डिफरेंट वो है, लेकिन वो अडोप्टेड होते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा बातें होती है, ज़्यादा इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड ऑफ माउथ हो गया और इस तरह से। तो हमारे नेटवर्क में आज के समय में आप मुझे शुरुआत से बताएंगे तो मतलब ये तो हमारे ऑडियंस के लिए है बाय द वे, कि हमने भी माइक्रोटिक से शुरुआत की थी और एक समय आया हमको अपग्रेड करना पड़ा, और कैसे हाइब्रिड इंटरनेट का इंफ्रा में कैसे कैसे इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। देखिए, जब जब मैंने ISP स्टार्ट किया, उसके 1 साल पहले मैंने माइक्रोटिक को वैसे ही इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए एकदम आइडेंटिफाई किया था कि अच्छा ऐसा भी कुछ वो है, इसके बारे में पता चला मुझे। फिर मैंने स्टार्ट किया सीखना, एक छोटा हार्डवेयर खरीदा 5,000 का छोटा सा राउटर, उससे फिर जब खुद का ISP स्टार्ट किया तो फिर उसको और उस पर टाइम दिया और थोड़ा सा खर्च करके अच्छे राउटर्स खरीदे, वो करे। जब हमने हाइब्रिड इंटरनेट स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हमारे पास एक्सपीरियंस के नाम पे माइक्रोटिक के अलावा और कुछ नहीं था किसी भी दूसरे बड़े वेंडर का, क्योंकि उसका एक्सेसिबिलिटी हाँ, नहीं थी ना, क्योंकि मिलता ही नहीं था कहीं पे। एग्जैक्टली, बड़े सिस्को का राउटर लेने जाओ तो उसमें बड़ा लाइसेंस लगता है और ये सब लगता है। हाँ, तो फिर हमने उसी टाइम माइक्रोटिक को ही, और उस टाइम इंडस्ट्री में भी सभी लोग लगभग जो ISPs हैं वो माइक्रोटिक यूज़ कर रहे थे, तो हमने भी माइक्रोटिक के राउटर्स हो गए, CCR सीरीज के राउटर्स हो गए, वो इंस्टॉल करे, उससे स्टार्ट किया। स्लाइटली हमने देखा कि एक छोटे वॉल्यूम तक 1 Gbps 5 Gbps 10 Gbps ठीक है। फिर हमें कुछ रैंडम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ रैंडम पैकेट लॉट्स हैं, और विजिबिलिटी में कुछ नहीं है पर कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, और इस तरह की चीज़ें हमें धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो अराउंड 2021 आफ्टर रीचिंग 10 to 15 Gbps फिर हमने मूव किया, माइक्रोटिक से कम्प्लीटली मूव किया राउटिंग के लिए सिर्फ अरिस्टा पे। अरिस्ता पे। हाँ, तो इसके लिए भी हमने वही ऑनलाइन थोड़ा इंटरनेट एक्सप्लोर किया, कुछ ग्लोबल ISPs के ग्रुप हैं उनको एक्सप्लोर किया, उनको वहाँ से explore किया। सजेशंस लिए, वहाँ से फीडबैक लिया, वहाँ से अरिस्टा पे सजेशन मिला तो उसको हमने फिर एक लैब में टेस्ट किया, कुछ 1-2 महीने तक रनिंग करके उसको, उसके लिए भी लर्निंग कर्व था क्योंकि वो एक डिफरेंट हार्डवेयर था। और मेरा भी बैकग्राउंड एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस से नहीं है, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए भी लर्निंग कर्व था। पर वो ऐसा था कि आप टाइम देते तो आप सीख जाते हैं, राइट। तो फिर हमने 2021 में हमारा पूरा बैकबोन अरिस्टा पे शिफ्ट कर दिया। अमेजिंग। तो उसके बाद से हमारे कस्टमर फेसिंग या छोटे ISP से वही माइक्रोटिक यूज़ करते हैं, बाकी बैकबोन नेटवर्क्स में राउटिंग के लिए और सभी चीज़ों के लिए अरिस्टा यूज़ होता है। अरिस्टा यूज़ होता है। और हाइब्रिड इंटरनेट में जो भी बड़े डिसीजन लिए गए हैं, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, शैलन भाई ने, हमने सब ने मिल के, उन सब में एक बहुत कॉमन बात ये है कि हमने एक कम्युनिटी के साथ डिस्कस की है चीज़ों को। यदि हमको कोई परेशानी आ रही है इंडस्ट्री में, हम कुछ नया जानना चाहते हैं, तो एक कम्युनिटी है पूरा, और कम्युनिटी नहीं है तो लोग कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को बता के उसके समाधान के लिए बात कर सकते हैं। और हमारे इस पूरे नेटवर्क में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, सबकी सलाह मिल जाती है, और उसके बाद हम कुछ नया ट्राई करते हैं। और अभी भारत के ISP इंडस्ट्री में भी बस हम यही लेके आना चाहते हैं कि हम जो एक्सपीरियंस हमारे पास है, जो कम्युनिटी हमारे पास है, जिसमें हम मिलकर ISP इंडस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं, उस पर और काम करना चाहते हैं। और हाइब्रिड इंटरनेट के लोग स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट हैं कि वो आपको और क्या बेहतर बता सकते हैं, क्या आपको बेहतर कंसल्टेशन दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको बैंडविड्थ में कैसे मदद कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ के साथ साथ हम ये सब भी प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो लास्ट माइल की प्रॉब्लम्स हैं, आपके इंफ्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके ISP ऑपरेशन से रिलेटेड जो परेशानियाँ आपको आ रही हैं, उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं, और इसीलिए हम ये आज बातचीत कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हम भी मतलब ज़रूर। 10-11 साल से इंडस्ट्री में हैं, तो हम वही जब बात करते हैं वापस की बुक अवेलेबल नहीं है ISP बनने के लिए,
लेकिन 10 साल पहले तक जो एग्जिस्टिंग आईएसपीज थे या छोटे आईएसपीज थे, उनका भी नज़रिया कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के प्रति इतना अच्छा नहीं था। मतलब आप यदि किसी के पास पूछने जाओगे कि यार ये कैसे होता है, तो वो आपको एज ए हेल्प करने के बजाय वो आपको कंपटीशन की तरह देखेगा कि यार इसको मैंने बताया तो ये मेरा ही कंपटीशन बन जाएगा, है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी इंडस्ट्री में, जो आपने भी फेस करी, हमने भी फेस करी। राइट। और मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ है ना, मतलब लाइक आईएसपी इंडस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको आज भी पता नहीं है। हाँ, अभी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, सब लोग मिल के पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे तो ये बेहतर ही होगा। और मतलब ये हम समझते हैं, ये हम हाइब्रिड इंटरनेट में जितने भी लोग हैं वो ये नियत के साथ आते हैं कि जो हमने सीखा है इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री के लोगों को हम देना चाहते हैं। अब वो आईएसपी हमसे कैसे लेना चाहता है उसके लिए हम स्टिल फिगर कर ही रहे हैं। मतलब हम डे वन से ही हमारा ये मोटिव रहा है कि आपसे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, जो भी आपने सीखा है वो शेयर करिए। कोई आपको सिखा रहा है तो उसके लिए भी ऑलवेज ओपन टू इट। इसी तरह से म्यूचुअली जो स्मॉल आईएसपीज है, मीडियम आईएसपीज है, वो ग्रो कर सकते हैं नॉलेज शेयरिंग से, ताकि मिनिमल इफेक्ट्स हो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आप अननेसेसरी इफेक्ट दोगे और वो आप पूछ के आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट। और जैसे जब आप आईएसपी थे, जब मैं आईएसपी था, तब जो हमारा प्रोवाइडर है जिससे हम बैंडविड्थ ले रहे हैं, वो हमको किसी भी तरह से लास्ट माइल में मदद नहीं करता था कि आपके ओएलटी में क्या प्रॉब्लम है, आपके रेडियो में क्या हो रहा है, आपकी एयरगेट, आपकी पावर बीम, आपका माइक्रोटिक के डिवाइस से उसको कोई मतलब नहीं था। और हम कितने समय तक ऐसे प्रोवाइडर के साथ ही काम करते रहे जिसने हमको लास्ट माइल के लिए कभी मदद नहीं की। उसके भी कारण है, कुछ जो क्लास ए आईएसपीज हैं वो लास्ट माइल जानते ही नहीं है, उन्होंने सीधा बैंडविड्थ बेचना शुरू किया है। कुछ नहीं, मतलब हम बात करें अब इंडिया के मार्केट की बात करें तो मोर देन 50 क्लास ए आईएसपी जो बैंडविड्थ सेलिंग का या फिर एग्रीगेशन का काम कर रहे हैं, मोर देन 50% उन्होंने लास्ट माइल का, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने ना तो रेडियोस पे काम किया, ना आरएफ नेटवर्क पे काम किया, नहीं। स्लाइटली उन्होंने जीपोन ईपोन पे काम किया, लेकिन वो भी कुछ परसेंटेज में हो। तो ये इन्फॉर्मेशन के पास है ही नहीं, उनसे आप पूछने जाओगे तो भी वो आपको ये और इन्फॉर्मेशन है भी तो वो उस बैंडविड्थ के साथ, मतलब जो वो बेच रहे हैं एक लास्ट माइल आईएसपी को, उसके साथ वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा सिस्टम प्रोसेस चाहिए कि हम बैंडविड्थ के साथ साथ आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे। और चूँकि वो आज के समय में शायद लास्ट माइल नहीं कर रहे होंगे, या कर रहे होंगे तो वो शायद एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। सो ये एक बड़ा फ़र्क हो सकता है हमारे बीच में और एक लास्ट माइल आईएसपी, क्लास ए आईएसपी के बीच में। सो हाइब्रिड इंटरनेट अभी रिसेंटली क्लास ए आईएसपी हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी लास्ट माइल आईएसपीज़ हैं, जो केबल टीवी ऑपरेटर से लास्ट माइल आईएसपी बने हैं, जो छोटे शहरों में हैं, बड़े शहरों में हैं, जिनका नेटवर्क 50 कस्टमर से लेके 5,000 10,000 जितना भी हो, अभी कहीं ना कहीं से वो बैंडविड्थ सब लोग लेते ही होंगे। मैं शैलेंद्र भाई से पूछूंगा और वो बताएंगे कि हम हमारी बैंडविड्थ के साथ में और एक्सपर्टीज़ और क्या एडवांटेज देने वाले हैं, या दे सकते हैं, या मदद कर सकते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क में, आपके आईएसपी नेटवर्क में आपको हेल्प करेंगे, आपके आईएसपी की ग्रोथ में, डेली ऑपरेशंस में, प्रॉफिटेबिलिटी में, और मे बी एक्सपेंशन में। तो शैलेंद्र भाई आप बताइए, एक लास्ट माइल आईएसपी जो आज किसी के साथ भी बैंडविड्थ ले रहा है, किसी भी क्लास ए आईएसपी के साथ, और हम जानते हैं वो बैंडविड्थ के अलावा, आईएलएल के अलावा उसको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, बट हाइब्रिड इंटरनेट में ऐसे क्या टूल्स हैं जो हम अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे और उनको मदद करेंगे कि ये टूल्स यूज़ करो, थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, थोड़ा सा नया लेके आओ? देखिए, आज के टाइम में आईएसपी के लिए कुछ चैलेंज है, तो वो चैलेंज बैंडविड्थ या कॉस्ट वगैरह नहीं है। चैलेंजेस हैं कि उसका काफ़ी समय और प्रोडक्टिविटी कंप्लेंट्स में या मैनेज ऐसी चीज़ों में जा रहा है जहाँ पे मैनेज हो सकता है, सिस्टम डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जहाँ पे ऑटोमेशन किया जा सकता है, टूल्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। लास्ट माइल की प्रॉब्लम्स हो गई, स्मार्ट तरीके से उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मोस्टली अभी ये देखा जाए तो मैक्सिमम नेटवर्क जो हैं वो फाइबर पे, FTTH पे ही फॉलो कर रहे हैं। तो FTTH में भी केबल्स कट्स हो रहे हैं, है ना, और मल्टीपल कस्टमर्स डाउन होते हैं, बैकबोन में कुछ कट होता है। इन सब चीज़ों के लिए आज भी आईएसपी बहुत ज़्यादा समय मतलब उस पर व्यतीत करता है, फाइंड आउट करने में, उसको मैनेज करने में। तो इन सब के लिए आप बेटर टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आप इजीली उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएँ, लोकेट कर पाएँ। एक एग्जांपल दीजिए कोई, जैसे बताइए
जैसे कोई एक टूल बताइए कि किससे क्या कर सकते हैं। एक फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क है किसी आईएसपी का जिसके 5000 कस्टमर हैं, नेटवर्क में हो सकता है 10 से 20 नेटवर्क स्विच लगे हों, OLTs लगे हों। आप एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल डिप्लॉय कर सकते हैं जो आपके OLTs, उनके पर्टिकुलर पोर्ट्स को और पर्टिकुलर ONUs को मॉनिटर करे। जब भी कोई आउटेज हो तो आप कुछ मिनट्स में आप फिगर आउट कर सकते हैं अलार्म्स के जरिए या फिर विजुअल के जरिए कि भाई कहाँ पे आउटेज है, बजाय मैनुअली लॉगिन करके चेक करने के। राइट। तो इस मॉनिटरिंग टूल्स, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, डिफरेंट अवेलेबल हैं। तो मैं समझता हूँ जो बड़े आईएसपीज हैं लाइक एयरटेल, लाइक जियो, ACT, जो बड़ी कंपनियां पूरे भारत में जिनका बड़ा नेटवर्क है, ये सब लोग ऑब्वियसली करते ही होंगे सारे बड़े। डेफिनेटली एक स्केल के बाद विदाउट टूल्स आप ग्रो ही नहीं कर सकते। आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, आपके पास समय नहीं रहेगा, आपके पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे ग्रो करने के लिए। तो टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स सभी चीज़ों के लिए, जस्ट लास्ट माइल के लिए नहीं, आपके पूरे नेटवर्क को, लाइक दिस इज ऑल नेटवर्क इक्विपमेंट। हाँ, जैसे मोस्टली चैलेंजेस आता है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट, जो बहुत आईएसपीज कंसर्न होते हैं, तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। राइट। कि आपके पास अपस्ट्रीम स्ट्रीम से जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए लेटेंसीज क्या है, आपकी राउटिंग तो अफेक्ट नहीं है, आपको कुछ पैकेट लॉस तो नहीं आ रहा है। राइट। इन सब चीज़ों को आप टूल से बेहतर कर सकते हैं। और ये चीज़ हमने भी फेस की है हमारे इस पूरे जर्नी में हाइब्रिड इंटरनेट की, जहाँ पे हम काफ़ी टाइम परेशान होते रहे चीज़ों की बेसिक चीज़ों को फिक्स करने के लिए। और हम सब ने मिलके, शैलन भाई के लोगों ने मिलके इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की कि हम और कितने टूल्स डिप्लॉय करके इसको और स्मूथ कर सकें। आज लिंक डाउन होती है तो ऑटोमेटिक टिकट जनरेट होगा, कहाँ जाएगा, कौन से स्विच में पावर कम हुई है, कौन सी लाइन का फाइबर कट हुआ है। सो हाइब्रिड इंटरनेट के पूरे सफ़र में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने लास्ट माइल ISP से क्लास A तक का सफ़र तय किया और इस सफ़र में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखा है, इंक्लूडिंग नेटवर्क टूल्स, इंक्लूडिंग हार्डवेयर, इंक्लूडिंग पावर इक्विपमेंट, पावर बैकअप के इक्विपमेंट, जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सब हमने सीखी हैं। और हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हमारी टीम के पास है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ये इंडस्ट्री में आज भी बहुत स्कोप है। जो लास्ट माइल ISP इंटरनेट बेच रहा है उसके लिए बहुत स्कोप है, इसको बेहतर बनाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और नए एक्सपेंशन करने के लिए। सो शैलन भाई, देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। हाँ। और इंडिया का ब्रॉडबैंड मार्केट है सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट चाइना एंड सेकंड इंडिया। वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट इंटरनेट इंडिया में अवेलेबल है जी, है ना। 5G नेटवर्क का डिप्लॉयमेंट सबसे बड़ा इंडिया में हुआ है जी। टेलकोस ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मार्केट में अभी भी काफ़ी ग्रोथ का मतलब एस्पेक्ट है, बहुत हाँ, मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन की अभी और भी ज़रूरत है। अभी तो कितने सारे ऐसे गांव हैं, छोटे तालुकाज हैं जहाँ पे इंटरनेट अभी भी कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है। इवन मेट्रोज में भी कुछ, हम इंदौर की बात करें तो 10 किलोमीटर दूरी कोई कॉलोनी है जो बहुत अच्छी कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट सर्विस नहीं है। तो ग्रोथ का एस्पेक्ट तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगले कुछ साल तो अच्छा रहने वाला है। सो हाँ, जो भी एग्जिस्टिंग ISPs जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो मतलब जो ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, जो एक्सपेंशन तो उनके प्लान लिए कर रहे हैं, इंडिया में काफ़ी स्कोप है। बस आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ लेक कर रहे हो। आप रिसोर्सेज में लेक कर रहे हो, आप प्राइसिंग में लेक कर रहे हो, या आप कस्टमर सपोर्ट में लेक कर रहे हो, आप OTTs जैसे हो गया कि भाई एक टाइम पे क्या था कि केबल टीवी के लिए इंटरटेनमेंट का सिर्फ एक वो था कि केबल टीवी आप यूज़ करते थे इंटरटेनमेंट के लिए। फिर धीरे धीरे डिश टीवी आया तो सैटेलाइट से इंटरटेनमेंट का होने लग गया। फिर इंटरनेट आया तो लोग इंटरनेट पे शिफ्ट हो गए। अभी क्या हो रहा है कि केबल टीवी वापस से इंटरनेट के साथ आ रहा है, लेकिन इंटरनेट के साथ मर्ज होकर IPTV बन के आ रहा है। तो आपको टाइमली अडेप्ट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट डायनामिक्स, अदरवाइज आप स्टॉल कर जाओगे। आपको यदि ग्रो करना है तो आप ओवर द टॉप कंटेंट हो गया, ठीक है, IPTV हो गया, ये सब भी आपको आपके इसमें इंटीग्रेट करना चाहिए। सही बात है। और वही वापस बात वहीं आ जाती है कि लोगों के पास उतना कंसल्टेशन नहीं है, उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उतनी नॉलेज ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो लोग कहाँ से करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि हाइब्रिड इंटरनेट में रिसेंटली जो मैंने देखा कि बहुत सारी नई नई चीज़ें डिप्लॉय की हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पावर बैकअप के लिए हमने अच्छे सिस्टम डिप्लॉय किए हैं जो इंडस्ट्री ग्रेड हैं, जो कोई भी एक ISP अफोर्ड कर सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ है। हमने सोलर्स में अच्छे डिप्लॉयमेंट किए हैं, हमने रैक्स में अच्छे डिप्लॉयमेंट किए हैं, डेटा सेंटर्स में हमने अच्छे डिप्लॉयमेंट किए हैं। आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मतलब ये भी एक फैक्ट है कि ISPs में मोस्टली फोकस होता है टेक के ऊपर,
कि टेक में हम कौन से राउटर यूज़ करें, क्या यूज़ करें, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड, पावर बैकअप से रिलेटेड, कूलिंग से रिलेटेड इतना कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है जिसको एक नॉर्मल स्मॉल स्केल आईएसपी या मीडियम आईएसपी उसको पढ़ के एक डिसीजन ले पाए, राइट। ना ही इसमें कोई कंसल्टिंग अवेलेबल है। तो होता क्या है कि जो वेंडर्स हैं, आईएसपी जाता है बैटरी वेंडर के पास, उससे पूछता है कि मुझे इन्वर्टर चाहिए, बैटरी चाहिए, वो जो उसको सूटेबल लग रहा है वो उसको बेच देगा, कुछ साल चलेगा, फिर लाइफ साइकिल एंड होगी, रिप्लेस करना है। तो ये चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनसे भी आप आपका टाइम बचा सकते हो और कॉस्ट बचा सकते हो आप। मतलब हाँ। एक इन्वर्टर आप ले रहे हो, वो वापस 1-2 साल में खराब हो गया तो ये कोई बात हाँ। नहीं हुई। मतलब आप एक राउटर या सीसीआर जब ले रहे हो तो उसकी कैपेसिटी हो कि अगले 5-10 साल वो चले, Exactly. या पावर बैकअप जो हाँ। आपका चले। तो पावर बैकअप की प्लानिंग में भी ऐसे छोटे छोटे ऐसे डिसीजन है कि आप कौन सी बैटरी यूज कर रहे हो। आप अभी कौन हम कौन सा यूपीएस और बैटरी देखिए, यूज करते हैं हमारे डेटा सेंटर के बैकअप के लिए? हमने जितने भी यूपीएस डिप्लॉय किए हैं सारे स्मार्ट यूपीएस डिप्लॉय किए हुए हैं। स्मार्ट यूपीएस स्मार्ट इसलिए है कि उससे आप उनकी मॉनिटरिंग भी आप रिमोटली कर सकते हो, जो कि एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है Right. नेटवर्क इक्विपमेंट्स के लिए। कि सिर्फ बैकअप इंपॉर्टेंट नहीं है, बैकअप के साथ साथ कि कितना बैकअप लेफ्ट है, 24 आवर्स, 30 आवर्स, 48 आवर्स, इससे बैकअप आप प्लान नहीं कर सकते। Right. तो उसके बाद आपको क्या, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। मोस्टली हमारे लिए क्या, हम नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, हम लद्दाख में काम करते हैं, हम अरुणाचल में काम करते हैं, मिजोरम में काम करते हैं। तो कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे मोर देन 24 आवर्स के पावर कट्स भी होते हैं, जो कि Right. बहुत एक चैलेंजिंग सिनेरियो है। मेनलैंड इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि जी। इंदौर में कहीं 24 घंटे की लाइट कहीं नहीं जाएगी, और डेटा सेंटर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, या फिर एक छोटा एसपी है तो वो वहाँ भी नहीं जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पे तो उस हिसाब से मतलब अच्छे ऑप्शंस हैं अवेलेबल मार्केट में। आपको थोड़ा सा मतलब पावर बैकअप पे भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जितना आप बाकी चीजों पे दें। और हाँ, मतलब एक जनरल बेसिक इन्वर्टर से मूव करके आईएसपी को ऑनलाइन यूपीएस, स्मार्ट यूपीएस और remote बैटरीज monitoring में जो facilities, हाँ। जो बैटरी ड्राई बैटरीज हैं, ऐसे में बैटरीज है, अभी लिफो बैटरीज भी आ गई है जो हाँ। और लाइफ साइकिल के साथ है, जी। 2-3 हज़ार साइकिल्स आती हैं, तो एटलीस्ट हाँ। आप एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। राइट। और बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने नेटवर्क में, अपने ऑपरेशंस में ऐड कर सकते हैं जिससे आपको समय मिले एक्सपेंशन के लिए, आपकी कॉस्ट सेव हो। राइट, ऐसा कुछ कर हमने सकते हैं। कूलिंग के लिए भी हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। कूलिंग्स में क्या होता है कि कूलिंग करना बहुत आसान है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कूलिंग करना बहुत आसान है। रूम में एसी लगाया, कूल हो जाएगा, कूल हो ठीक है। जाएगा। रूम में नेटवर्क इक्विपमेंट लगाए, कूल हो जाएंगे। लेकिन नेटवर्क इक्विपमेंट इस तरह से काम नहीं करते। नेटवर्क इक्विपमेंट्स दे हैव देयर पर्टिकुलर डिटेल कि हाउ मच हीट दे गोना डिसिपेट, सो उसके रिकॉर्डिंग आपको कितना कूलिंग चाहिएगा। प्लस यदि आप ओपन रूम में आप रख रहे हैं हाँ, तो आपका कूलिंग अननेसेसरी वेस्ट होगा, आपका हीट Right. लीकेज होगा, राइट। कूलिंग या तो कोल्ड एयर लीकेज होगा या हीट लीकेज होगी। राइट। तो आप उसके लिए कूल्ड रेक यूज कर सकते हैं कि रेक इनबिल्ट ऐसी जो सिर्फ नेटवर्क इक्विपमेंट को कूल करे, बाकी कोई दिक्कत बाकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको रूम ठंडा करने की जरूरत Smart नहीं है। rack. स्मार्ट रैक, आपको रूम ठंडा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इक्विपमेंट को ठंडा करना है। जी। तो बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों पे भी आईएसपी को फोकस करना चाहिए। और बात सही भी है कि आईएसपी के नेटवर्क में, उसके ऑपरेशंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसी थी वैसी चल रही हैं। उसमें कुछ नया इनोवेशन नहीं हुआ, कुछ नई रिसर्च नहीं हुई। मार्केट में अवेलेबिलिटी है बट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हम अपने नेटवर्क में आज भी ऐड कर सकते हैं और इस नेटवर्क को और बेहतर और सस्टेनेबल बना सकते हैं फ्यूचर में। शैलेंद्र भाई ने हमारे नेटवर्क में आज से 2 साल पहले एक रैक प्लान किया है जो कि स्मार्ट रैक है। और सिंपल उन्होंने बताया कि हर एक इक्विपमेंट का आप जब डिटेल पढ़ेंगे, उसका डेटा शीट पढ़ेंगे, तो वो बताता है कि ये इतने वॉट से हीट जनरेट करेगा, इतने डिग्री की हीट जनरेट करेगा और इसका फ़्लो कहाँ से कहाँ के लिए होगा। और स्मार्ट रैक यही करता है कि आपका फ़्लो के हिसाब से आपके रैक की कूलिंग कैपेसिटी मेंटेन करके चलता है। सो रैक्स हैं, टूल्स हैं, बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब हम हाइब्रिड इंटरनेट में डिप्लॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे टूल्स हम हमारे ऑपरेटर्स को, हमारे आईएसपी पार्टनर्स को बैंडविड्थ के साथ में ऑफ़र कर पाएँ, सिर्फ इसलिए कि उनका नेटवर्क और बेहतर हो सके। देखिए, ये इस पॉडकास्ट का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप रीच आउट करें, बेझिझक रीच आउट करें। हम ऑलवेज ओपन टू, किसी को सजेशन भी देना है तो उसके लिए भी हम ऑलवेज ओपन है। किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जो चीज़ हमने डिस्कस करी उससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन आस्क, बिना किसी चीज़ के आप पूछ सकते हैं। जी जी। हमारा उद्देश्य ये है कि छोटे आईएसपीज भी, मीडियम आईएसपी भी सब आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि सभी का काम बेहतर हो सके। राइट।
और वही बात मैं कहना चाहूँगा, इस आईएसपी इंडस्ट्री में जितने भी आईएसपीज़ हैं जो लास्ट माइल ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं, जो घर टू घर इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, ऑफिसेज में इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, और वो किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं रिलेटेड टू बैंडविड्थ, टेक्निकल सपोर्ट, किसी भी तरह की आईएसपी इंडस्ट्री से संबंधित परेशानी, आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। और आई डोंट नो ये पॉडकास्ट आप तक कैसे पहुंचेगा, बट हम कोशिश करेंगे कि हम ये जानकारी जल्द से जल्द किसी भी माध्यम में बाहर लेकर आएँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।